तो दोस्तों आज मैं लेकर आया हूं क्लास 12 फिजिक्स की एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वन शॉट वीडियो। इस वीडियो में आपको पूरी किताब के इंपॉर्टेंट प्रश्नोत्तर बताने वाला हूं, ठीक है। अगर आपने ये वीडियो लास्ट तक देख लिया तो फिजिक्स में आप 95% नंबर पक्के कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट। चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके दोस्तों में भी शेयर जरूर कर देना, ठीक है। तो पहला हमारा क्वेश्चन दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझिए, कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, वैद्युतशीलता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है वैद्युतशीलता। अब पहले आप बताइए कि वैद्युतशीलता को हम काहे से प्रदर्शित करते हैं। तो ऐसे हम इसको एप्सिलॉन नॉट से प्रदर्शित करते हैं, ये होती है वैद्युतशीलता, ठीक है। तो एप्सिलॉन नॉट यानी वैद्युतशीलता, इसका मात्रक हो जाता है कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसमें सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैद्युतशीलता का मात्रक कूलाम स्क्वायर बटे न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। समझ गए? तो किसी को यहां तक दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और कई बार पूछा जा चुका है, ठीक है। तो क्वेश्चन है, वैद्युत धारिता का मात्रक क्या होता है, ठीक है। पहला था वैद्युतशीलता का मात्रक, अब है वैद्युत धारिता का मात्रक। दोस्तों ये हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो वैद्युत धारिता का मात्रक जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर थर्ड फैराड होता है। क्या होता है? वैद्युत धारिता का मात्रक फैराड होता है, ठीक है। अब आप बताइएगा कि एम्पियर किसका मात्रक होता है। एम्पियर, ठीक है, ये आपको कमेंट में बताना है कि एम्पियर किसका मात्रक है। समझ गए? उसके बाद में अगला क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहा हूं, बस आपको ये वीडियो ध्यान से देखना है और सारे क्वेश्चन आपको तैयार कर लेना है, ठीक है। तो देखिए अगला क्वेश्चन है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है। मतलब एक बिंदु आवेश है, उस बिंदु आवेश पर द्विध्रुव के कारण क्या है, लगने वाला बल जो है वो निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है ये बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होता है एफ अनुक्रमानुपाती 1/r², ये वाला सही आंसर होता है, ठीक है। इसमें 4 ऑप्शन मिलते हैं, चारों आपको कंफ्यूज कर देंगे, लेकिन आपको हमेशा याद रखना है, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, ठीक है। बहुत ज्यादा पूछा जाता है। क्वेश्चन आता है, एक बिंदु आवेश पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण लगने वाला बल निर्भर करता है, तो आप बताना कि एफ अनुक्रमानुपाती 1/r², ठीक है। या इसको व्युत्क्रमानुपाती भी बोल सकते हो, ठीक है, क्योंकि 1/r² है तो ये व्युत्क्रमानुपाती हो जाता है। समझ गए? क्लियर है? किसी को कोई दिक्कत कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है। आगे देखिए, उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपका दीर्घ उत्तरी, लघु उत्तरी और बहुविकल्पी सब में पूछा जाता है, ठीक है। ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग समझ लीजिए। क्वेश्चन आता है, लेंज के नियम को अन्य किस नाम से जानते हैं, ठीक है। मैंने आपको कम से कम 2-3 बार ये बताया है, ठीक है। लेंज का नियम काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लिख के रख लीजिए, ये क्वेश्चन आपको मिलने वाला है, ठीक है। तो लेंज का नियम जो है उसको अन्य किस नाम से जानते हैं, तब आपको बताना है ऊर्जा संरक्षण नियम से। क्या? ऊर्जा संरक्षण नियम के नाम से हम जानते हैं किसको? लेंज के नियम को। समझ गए? किसी को कोई दिक्कत कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। अब लेंज का नियम क्या होता है यह आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद में आगे देखिए, अगला क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट ही है। क्वेश्चन है, वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं, यानी वैद्युत चुंबकीय तरंगे किसके द्वारा उत्पन्न होती हैं? 4 ऑप्शन मिलते हैं, जैसे स्थिर आवेश द्वारा, त्वरित आवेश द्वारा, गतिमान आवेश द्वारा या फिर नन ऑफ दीज, इस प्रकार से, ठीक है। तो वैद्युत चुंबकीय हमेशा याद रखिएगा त्वरित आवेश द्वारा उत्पन्न होती हैं। किसके द्वारा? त्वरित आवेश के द्वारा वैद्युत चुंबकीय तरंगे उत्पन्न होती हैं। तो समझ गए? उम्मीद करते हैं यहां तक आपको वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। ये सारे बहुविकल्पी प्रश्न हर बार पूछे जाते हैं, ठीक है, इसलिए आपको ये जरूर से जरूर तैयार करना है, ठीक है। तो अगर यहां तक देख रहे हो तो वीडियो को लाइक करो, अभी तक आपने लाइक नहीं किया है, वीडियो को लाइक करो, चैनल को कर लो सब्सक्राइब, क्योंकि बोर्ड एग्जाम तक इसी प्रकार से आपको तैयारी करवाते रहेंगे, ठीक है। आप देखते हैं अगले क्वेश्चंस को। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है, ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन आता है, वैद्युत फ्लक्स से क्या तात्पर्य है समझाइए, ठीक है। वैद्युत फ्लक्स क्या होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से समझिएगा और कायदे से यहां से देखना, ठीक है। तो वैद्युत फ्लक्स क्या है? देखिए, वैद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली
वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप ही वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। क्या कहा गया कि वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के क्षेत्रफल से अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस प्रकार से क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं, तो आपको ये सारे क्वेश्चन घोल कर पी जाने हैं। ठीक है, आप समझ लीजिए बोर्ड एग्जाम में यही आने वाले हैं। ठीक है, उसके बाद में अगला काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, हर बार पूछा जाता है। ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन हर साल आते हैं, तभी आपको करवा रहा हूं। ठीक है, तो क्वेश्चन आता है, क्या है, देखिए, आवेश की गतिशीलता से क्या समझते हैं। आवेश की गतिशीलता, आवेश तो आप लोग जानते हुए हो क्या होता है, उसके बाद आवेश की गतिशीलता से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें लिखना होता है, किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है। अपवाह वेग मतलब अनुगमन वेग। ठीक है, अपवाह वेग कहो या फिर अनुगमन वेग कहो, दोनों का मतलब एक ही होता है। ठीक है, तो किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। यानी किसी आवेश वाहक की गतिशीलता वह अपवाह वेग है जो उसके द्वारा एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। काहे से, तो म्यू ये वाला, ठीक है, यू के टाइप का बनता है, इसे हम म्यू से प्रदर्शित करते हैं। अब इसका सूत्र होता है म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। ई क्या है, वैद्युत क्षेत्र है, वी डी क्या है, तो अनुगमन वेग है, एकांक वैद्युत क्षेत्र से, यानी इस एकांक वैद्युत क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है ना, तो यही है म्यू बराबर वी डी अपॉन ई। समझ गए, ये सूत्र आपको याद रखना है, अगर न्यूमेरिकल आता है तब ये काम आएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको याद कर लीजिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है। ठीक है, अभी वीडियो में अंत तक बने रहिए, इससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाने वाला हूं। ठीक है, यहां से छोड़ के भागना नहीं है आपको। ठीक है, देखिए, सेल के आंतरिक प्रतिरोध से क्या तात्पर्य है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें लिखते हैं, सेल की दोनों प्लेटों के बीच, यानी सेल के भीतर, आपको समझने के लिए यह लिखा गया है सेल के भीतर। ठीक है, या सेल के आंतरिक होता है, आप लोग समझ लीजिएगा। इसमें लिखते हैं कि सेल की दोनों प्लेटों के बीच, सेल के भीतर वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। अब आपने प्रतिरोध तो पढ़ा ही होगा, प्रतिरोध क्या होता है, यानी कि धारा के मार्ग में आने वाली रुकावट को हम क्या कहते हैं, प्रतिरोध कहते हैं। तो वो कहाँ होता है, वो बाहर होता है। अब सेल के आंतरिक प्रतिरोध का मतलब होता है सेल के अंदर, यानी सेल के भीतर धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को क्या कहेंगे, सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बहुत सिंपल है। यानी सेल के प्लेटों के बीच वैद्युत धारा के प्रवाह में धारा आयनों द्वारा उत्पन्न अवरोध को सेल का आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं। समझ गए, किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उसके बाद में आगे बढ़ते हैं, अगला हमारा काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एक न्यूमेरिकल है जो हर साल पूछा जाता है। ठीक है, आप ये तरीका समझ लीजिए, इसी प्रकार का न्यूमेरिकल आपको मिलने वाला है। अगर आप लोग इसको सीख लोगे तो आसानी से चुटकियों में आप लोग इसको हल कर पाओगे। ठीक है, बहुत आसान होता है। देखिए, क्वेश्चन आता है, कांच के एक प्रिज्म का कोण ए होता है 60 डिग्री है। ठीक है, तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है। अल्पतम विचलन कोण मतलब डेल एम है ना। तो प्रिज्म के, यानी कांच के एक प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तथा अल्पतम विचलन कोण 39 डिग्री है। ठीक, अब कांच का अपवर्तनांक क्या है, ये आपको ज्ञात करना है, जिसमें दिया है साइन 49.5 डिग्री का मान 0.76 है। कितना है, तो साइन 49.5 डिग्री की जगह पे आपको 0.76 रखना है। ठीक है, अब देखिए, कांच का अपवर्तनांक n बराबर साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 और साइन ए बाई 2, ये सूत्र होता है प्रिज्म के अपवर्तनांक का सूत्र, ये मैंने आपको पहले करवा दिया था। ठीक है, तो देखिए, इसमें हमको मान रखना है और हमको n का मान निकालना है, तो साइन ए प्लस डेल एम बाई 2 बटे साइन ए बाई 2 में रखेंगे। देखिए, यहां से साइन ए की जगह पे क्या रखेंगे, यानी प्रिज्म का कोण 60 डिग्री है तो 60 डिग्री, ठीक, प्लस डेल एम कितना दिया है, 39 डिग्री, तो यहां से हो जाएगा साइन बराबर, यानी एन बराबर साइन 60 प्लस 39 बटे 2।
ठीक है, ये कहाँ से रखा गया आप लोग समझ सकते हैं। देखिए, ए का मतलब होता है प्रिज्म कोण जो कि 60 दिया गया है, डेल एम का मतलब होता है अल्पतम विचलन कोण जो कि 39 डिग्री दिया गया है। तो दोनों के मान हमने यहाँ पे रख दिए। ठीक, उसके बटे में होता है साइन ए बाई 2, तो ए का मान यहाँ पे 60 डिग्री दिया गया है, तो साइन 60/2 रख दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार से आपको हल करना है। अब देखिए, यहां से हो जाएगा 60 और 30, 90, 9, 99। ठीक है, 99 को 2 से जब हम भाग करते हैं तो यहां से बचता है साइन 49.5 डिग्री। तो यहां पर हो जाएगा साइन 49.5 डिग्री। समझ गए, यानी कि 60 और 39, 99, 99 को 2 से भाग करेंगे तो बचेगा 49.5 डिग्री। ठीक, अब देखिए बटे में है साइन 60/2, 60 को 2 से भाग करेंगे तो कितना बचेगा, 30 बचेगा, है ना। तो वही हमने लिख दिया है साइन 30 डिग्री। ठीक है, अब यहां पे क्वेश्चन में आपको दिया गया था साइन 49.5 डिग्री का मान 0.76, कितना दिया गया था, 0.76। ठीक, अब देखिए n बराबर इस साइन 49.5 डिग्री का मान 0.76 है, तो वो हमने रख दिया है 0.76। ठीक, फिर है साइन 30, तो साइन 30 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, आपने 10th में तो पढ़ा ही होगा, है ना। तो साइन 30 की जगह पे 1/2 रख देंगे और साइन 49.5 डिग्री की जगह पे 0.76 रख दिया। ठीक है, अब देखिए 76 की जगह पे 1 लगाएंगे बटे में और इसकी गुणा करेंगे। ठीक है, तो नीचे वाला सबसे ऊपर वाले से गुणा होता है, तो 0.76 गुणे 2 यानी कि आ जाएगा 1.52, यानी 1.52 यहाँ पे अपूर्णांक निकल के आ जाता है। समझ गए, तो इस प्रकार से आपको कांच के प्रिज्म का अपूर्णांक ज्ञात करना है। समझ गए, अगर यहाँ पे कोई भी दिक्कत आ रही है तो एक बार फिर से वीडियो को बैक करके फिर से देखिए, तब आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है और हर साल इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। समझ गए, ठीक है, आगे देखिए। उसके बाद में अगला क्वेश्चन आता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियम लिखिए। दोस्तों, ये क्वेश्चन 5 नंबर में पूछा जाएगा आपसे। ठीक है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आपने तैयार कर लिया तो समझ लीजिए 5 नंबर अभी के भी पक्के हो जाएंगे। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है तथा इसके नियम लिखिए। ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन मैंने पहले वीडियो में करवा दिया था। आज हम बात करेंगे प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन के नियमों की। ठीक है, कौन कौन से नियम है, ध्यान से समझिएगा। ठीक है, 5 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें लिखते हैं लेनार्ड तथा मिल्कन प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर अनेक प्रयोग किए, यानी लेनार्ड और मिल्कन ने प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन पर अनेकों प्रयोग किए तथा प्रयोगों के आधार पर निम्नलिखित नियम दिए। कौन कौन से नियम हैं वो अब नीचे समझिए। तो इसमें पहला नियम है, ध्यान से समझिए, पहला नियम है किसी धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। मतलब धातु के पृष्ठ से प्रकाश इलेक्ट्रॉनों के उत्सर्जन की दर जो है और धातु के पृष्ठ पर आपतित प्रकाश की तीव्रता के अनुक्रमानुपाती होती है। ये होता है पहला नियम। ये नियम आपको याद करना है। ठीक है, कोई समझने की जरूरत नहीं है, बस आप याद कर लीजिए, रट्टा मार लीजिए, काम हो जाएगा। ठीक है, दूसरा नियम है उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। यानी उत्सर्जित प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है आपतित प्रकाश की तीव्रता पर निर्भर नहीं करती है। उसके बाद तीसरा नियम इन्होंने दिया प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा आपतित प्रकाश की आवृत्ति के बढ़ने पर बढ़ती है। मतलब प्रकाश इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम गतिज ऊर्जा जो है आपतित प्रकाश की आवृत्ति बढ़ने पर बढ़ती है। ठीक है, उसके बाद में चौथा नियम है यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु के पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। मतलब कहने का तात्पर्य है यदि आपतित प्रकाश की आवृत्ति एक न्यूनतम मान से कम है तो धातु के पृष्ठ से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा। ठीक है, ये हो गया चौथा नियम। उसके बाद में आता है 5वां नियम। 5 ही नियम इन्होंने बताए थे, तो ये आप लोग रट्टा मार लीजिएगा। ठीक है, जैसे 5वां है नियम प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। यानी कि प्रकाश के धातु के पृष्ठ पर गिरते ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। जैसे ही प्रकाश धातु पर गिरता है वैसे ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होने लगते हैं। तो ये है इनका 5वां नियम।
ठीक है, तो प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन क्या है और इसके नियम क्या है, 5 नंबर का क्वेश्चन आता है। ठीक है, आप लोग इसको याद कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन आता है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप लोग समझ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, काफी बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन आता है, प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए। यानी प्रयुक्त संकेतों को समझाते हुए आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण बताना है। ठीक है, अगर ये 5 नंबर में आता है तब तो ठीक है, अगर 2 नंबर में आता है तो सिर्फ आपको ये समीकरण लिख देना है, बस काम हो जाएगा। ठीक है, जैसे क्वेश्चन है, आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण लिखिए, तो इसमें लिखना है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। ठीक है, 1/2 mv² बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। क्या होता है, 1/2 mv² बराबर एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक, अब क्या होगा, 1/2 mv² बराबर हो जाएगा, दोनों में h कॉमन है तो मैंने h को बाहर निकाल लिया, तो ब्रैकेट में बचता है न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, तो यही आपका हो जाता है आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। क्या हो जाएगा, 1/2 mv² बराबर h माइनस यानी h ब्रैकेट में न्यू माइनस न्यू नॉट। ठीक है, अब कह रहा था कि प्रयुक्त संकेतों को समझाना है, यानी ये जो इसमें दिए गए हैं संकेत, ये आखिर क्या है। ठीक है, तो इसमें लिखते हैं, जहां v क्या है, वेग है। v क्या होता है, वेग होता है, सब लोग जानते हो। न्यू क्या है, न्यू है आवृत्ति। ठीक है, न्यू यानी ये वाला जो है, ये न्यू है आवृत्ति, और ये न्यू नॉट जो दिया गया है, ये न्यू नॉट है, न्यू नॉट है देहली आवृत्ति। देहली आवृत्ति और आवृत्ति मैंने पिछले वीडियो में करवा दिया था। ठीक है, समझ गए, वो आप लोग सारे वीडियो देखिए तभी तो आपको समझ में आएगा, है ना। तो देखिए, न्यू क्या है, न्यू है आवृत्ति, न्यू नॉट है देहली आवृत्ति, और यहाँ पे एच जो दिया गया है, एच है प्लांक नियतांक। क्या हो जाएगा, प्लांक नियतांक। ठीक है,